Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Unit number 5, The Rain. Let's start our lesson with grammar part B, but first we will read the information given in the box. Some verbs can be used. कुछ verbs इस्तेमाल किए जा सकते हैं both transitively, ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी, एंड इनट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है कि इसको जब किसी जुमले में इस्तेमाल किया जाता है तो उस जुमले में उसका ऑब्जेक्ट मौजूद होना चाहिए है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जो कि एक्शन को रिसीव कर सके। तो आपने ये याद रखना है, ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव एक्शन। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जिस जुमले में इस्तेमाल किया जा रहा होता है उस जुमले में उसका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, यानी इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपना मानी दे सकता है। तो आप याद रखिएगा कि इनट्रांजिटिव वर्ब डज़ नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू रिसीव एक्शन। अब एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि एक ही वर्ब एक जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और किसी दूसरे जुमले में वो इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ये लाजमी नहीं कि एक वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो वो कभी भी इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ऐसे भी वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, शी हैंग्स द पेंटिंग ऑन द वॉल। वो पेंटिंग को दीवार पर लटकाती है। अब अगर हम खुद से क्वेश्चन करें कि वो क्या लटकाती है, तो क्या इस जुमले में इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है? तो जी हाँ, इस जुमले में इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है कि वो पेंटिंग लटकाती है। अब हमें पता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप क्वेश्चन बना सकते हैं क्या, जैसे मैंने यहाँ पे कहा वो क्या लटकाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो लफ्ज़ देगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और हमारा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए हम क्वेश्चन बना सकते हैं किससे, जैसे शी गेव मी अ लेटर, उसने मुझे ख़त दिया। अगर हम इसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं उसने किससे ख़त दिया, तो इसका आंसर है मुझे। यानी ऑब्जेक्ट दो तरह के होने की वजह से इनके मुतल्लिक दो तरह के सवालात बनाए जा सकते हैं। अगर इन सवालात के जवाबात आपके सेंटेंस में मौजूद हैं, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट अगर आपका जुमले में मौजूद है तो आपका वर्ब ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं तो इसका मतलब है वर्ब इनट्रांजिटिव है। जैसे सेकंड सेंटेंस में देखिए, द पेंटिंग हैंग्स ऑन द वॉल। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चलता है कि पेंटिंग दीवार पर लटकती है। ऑन द वॉल एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे दो तरह के क्वेश्चंस का आंसर बन सकता है, क्या का और किससे। अब नीचे देखिए, यही चीज़ उन्होंने बताई है इन एग्जाम्पल ए, हैंग्स इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब विच पासिस द एक्शन टू द नाउन पेंटिंग। इन एग्जाम्पल बी, हैंग्स इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हमें एक्टिविटी दी गई है, मेक टू सेंटेंसेस विद ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको जो लफ्ज़ दिए गए हैं आपने उनमें से हर एक लफ्ज़ के दो सेंटेंसेस बनाने हैं। यूज़ दिस फर्स्ट एज ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि पहले आपने इसे ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है जो भी आपको लफ्ज़ दिया जाए, एंड देन एज एन इनट्रांजिटिव वर्ब, और फिर इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर। हमें लफ्ज़ दिए गए हैं राइट, प्ले, सिंग, रीड, प्लान एंड मूव। इस टेबल को देखिए, इसमें मैंने गिवन वर्ड्स को ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज़ किया है और इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज़ किया है। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास राइट, तो इसका सेंटेंस हमने लिखा अली इज़ राइटिंग आ स्टोरी। तो इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है अली क्या लिख रहा है, आ स्टोरी, यानी कि ऑब्जेक्ट मौजूद है, लिहाजा ये ट्रांजिटिव है। जबकि दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज़ राइटिंग ऑन आ पेपर, वो एक पेपर पर लिख रहा है। ऑन आ पेपर एडवर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा यहाँ पे राइट लफ्ज़ जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है प्ले, बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? हॉकी, यानी हॉकी जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, इस वजह से ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दे आर प्लेइंग हैप्पीली,
वो खुशी से खेल रहे हैं। हैप्पीली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये बता रहा है काम किस अंदाज से हो रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा यहाँ पे प्ले जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। आगे देखिए सिंग, नाजिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आ सॉन्ग यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, लिहाजा यहाँ पे सिंग ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जबकि शी इज़ सिंगिंग स्वीट, वो मीठा गा रही है, तो यहाँ पे भी सिर्फ हमें ये बताया गया है कि वो किस तरह से गा रही है, तो वो मीठा गा रही है। मीठा यहाँ पे एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा सिंग यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन MCQs के तौर पर आ सकता है कि आपको सेंटेंस दिया गया है और आपने रिकग्नाइज़ करना है कि जो वर्ब आपको उस सेंटेंस में दिया गया है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो आप देखेंगे कि अगर तो उस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में मौजूद है तो आपका वर्ब ट्रांजिटिव है, और अगर ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वर्ब इंट्रांजिटिव है। जैसे यहाँ पे देखिए रीड के लिए जुमला है आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और यहाँ पे आ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, रीड का एक्शन रिसीव कर रहा है न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे रीड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि आई एम रीडिंग साइलेंटली, मैं खामोशी से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे साइलेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा रीड यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्लान। यू आर प्लानिंग अ ट्रिप, आप एक ट्रिप का प्लान कर रहे हैं यानी मंसूबा बना रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, आ ट्रिप। तो आ ट्रिप हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से प्लान को हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यू आर प्लानिंग केयरफुली, आप एहतियात से प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लान के लिए ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है क्योंकि केयरफुली तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, लिहाजा यहाँ पे प्लान एक इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब मूव के लिए आपने ख़ुद कोई सेंटेंस बनाना है। आपने याद रखना है कि आपको जुमला दिया जा सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो वर्ब यहाँ पे दिया गया है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। बस आपने एक छोटी सी टिप याद रखनी है कि अगर तो गिवन सेंटेंस में आपके वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आपका वर्ब ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स an object to receive action, जबकि intransitive verb does not require object to receive action। C part देखिए, fill in the blanks with appropriate prepositions। appropriate preposition से आपने blanks को fill करना है, ये एक्टिविटी आपने खुद ही करनी है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि आपको डायरेक्शन या मूवमेंट बता दी गई है ऑब्जेक्ट की, आपने उस मुताबिक उसकी प्रपोजिशन को करना है। प्रपोजिशन के बारे में आप अच्छा जानते हैं, लिहाजा आप आसानी से इन ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। डी एक्टिविटी भी प्रपोजिशन ही से मुतल्लिक है। वेयर डिड द फ्लाई गो, मक्खी कहाँ गई। पुट दीज प्रपोजिशन अप्रोप्रिएटली, आपको प्रपोजिशंस दी गई हैं, आपने इसको अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करना है। प्रपोजिशन है आपके पास अराउंड, इनटू, ऑन, आउट ऑफ, थ्रू, अंडर और अप। अब अगर आप देखें तो यहाँ से फ्लाई आई है डोर के ज़रिए, फिर उसके बाद वो चेयर की लेग के नीचे गई है, फिर डेस्क के ऊपर गई हैं, फिर टेलीफोन के गिर्द घूमी हैं, फिर उसके बाद ड्रॉर में गई हैं और उसके बाद विंडो के ज़रिए बाहर निकल गई है। ये पूरी पिक्चर जो है वो फ्लाई की मूवमेंट की दिखाई गई है। आपने इन एरोज़ को फॉलो करते हुए या जो पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है उसको समझते हुए आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। एग्जाम्पल में उन्होंने पहला सेंटेंस खुद दिया है, द फ्लाई केम इन थ्रू द डोर, मक्खी आई अंदर दरवाजे के ज़रिए। इट फ्लू डैश द चेयर, अब ये चेयर के कहाँ पे गई है, नीचे, तो हमने इसके लिए प्रपोजिशन लिखी है अंडर। इट फ्लू अंडर द चेयर, ये उड़ी कुर्सी के नीचे। इट क्रोल्ड डैश द चेयर लेग, ये रेंगी कुर्सी की टांग, और कुर्सी की टांग के जो है वो क्रॉल उसने कैसे किया, अप। इट क्रोल्ड अप द चेयर लेग। इट स्टॉप डैश द डेस्क फॉर अ मोमेंट, वो एक लम्हे के लिए डेस्क रुकी, तो डेस्क के कहाँ रुकी, ऑन, ऊपर रुकी डेस्क के। इट वेंट डैश द टेलीफोन, तो आप देखते हैं कि टेलीफोन के वो चारों तरफ घूमी हैं, तो इसका मतलब है हम लिखेंगे अराउंड, अराउंड लिखा। इट फ्लू डैश द ड्रॉर, ये उड़ी दराज
तो उड़कर वो दराज के अंदर गई है, तो जब कोई चीज़ मूव करती हुई जाए तो हम कहते हैं इनटू। इट फ्लू इनटू द ड्रॉर। इट वेंट डैश द विंडो। ये गई खिड़की, तो खिड़की के ज़रिए वो जो है वो बाहर निकल गई थी, तो इट वेंट आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर चली गई। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। सारी मूवमेंट जो है फ्लाई की एरोज़ के ज़रिए दी गई थी, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ई पार्ट है पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। आप देख रहे होंगे कि सेंटेंसेस के एंड पर वर्ब दिए गए हैं। इन वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपने पुट करनी है, लेकिन ख़याल ये रखना है कि जुमला पैसिव वॉइस में होना चाहिए आपका, यानी कि आपने फॉर्म इस तरह से लगानी है कि वो पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट कॉन्टीन्यूअस के लिहाज से पैसिव वॉइस का जुमला बने। तो आप याद रखिएगा कि जब हम पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब लगाते हैं तो हम वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस पे काम कर रहे हैं तो हम वाज या वर के साथ बीइंग का इजाफा करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रिपीट कर रही हूँ कि जब आप पास्ट इंडेफिनेट में कोई वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस में, तो आपने वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, जबकि पास्ट कॉन्टीन्यूअस की सूरत में आप वाज या वर के साथ बीइंग का इजाफा भी करेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नंबर 1 पे देखिए, वी डैश अ लेटर द डे बिफोर येस्टरडे। हमने परसों एक ख़त, तो हमारे पास वर्ब है टू सेंड, तो हमने टू सेंड को ऐसे यूज़ करना है कि ये जुमला पैसिव वॉइस में चला जाए। अब यहाँ पे वी है तो हम लगाएंगे वर। वी वर सेंट, SENT। याद रखिए ये जो यहाँ पे टू दिया गया है इसका इस्तेमाल करना आपके लिए लाजिम नहीं है, आप टू को ड्रॉप कर सकते हैं, बल्कि ड्रॉप कर दीजिएगा क्योंकि हम वाज और वर लगा रहे हैं, हम इसको इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वी वर सेंट, हमें भेजा गया, अ लेटर, एक ख़त, द डे बिफोर येस्टरडे, परसों, यानी गुजरे हुए दिन से एक दिन पहले हमें एक ख़त भेजा गया, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। दिस कार डैश इट इज़ टू ओल्ड। अब हमें वर्ब दिया गया है नॉट टू स्टील, और हमने इसको भी पास्ट इंडेफिनेट में करना है। तो जब हम पास्ट इंडेफिनेट में पैसिव वॉइस लिख रहे होते हैं तो हम वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो दिस कार के साथ लगेगा वाज और स्टील बन जाएगा स्टॉलन, लेकिन इन दोनों के दरमियान हम लिखेंगे नॉट क्योंकि नॉट हमें खुद दिया गया है। दिस कार वॉज नॉट स्टोलन, इट इज़ टू ओल्ड। ये कार चुराई ना गई, ये बहुत पुरानी है। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, अ न्यू रेस्टोरेंट डैश लास्ट वीक। अब हमने इसको करना है पास्ट कॉन्टीन्यूअस में और हमें वर्ब दिया गया है टू ओपन। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में मैंने आपको बताया था वाज या वर के साथ आपने बीइंग भी लिखना है, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस की ING फॉर्म ख़त्म करने के लिए हम बीइंग का इजाफा भी करेंगे। अ न्यू रेस्टोरेंट है तो हम लिखेंगे वाज, फिर उसके बाद बीइंग और टू ओपन को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म यानी ओपनड में, और ये कंप्लीट हो जाएगा। अ न्यू रेस्टोरेंट वाज बीइंग ओपनड लास्ट वीक। लास्ट वीक एक नया रेस्टोरेंट खोला गया। नंबर 4 पे देखें, ही डैश टू द पार्टी येस्टरडे। टू इनवाइट है और इसको पास्ट इंडेफिनेट में करना है, और पास्ट इंडेफिनेट के लिए वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ही के साथ हम लिखेंगे वाज और इनवाइट को कर देंगे इनवाइटेड। ही वाज इनवाइटेड टू द पार्टी येस्टरडे, जिसका मतलब हो गया कल उसे पार्टी में दावत दी गई। वाज इनवाइटेड आपने यहाँ पे लिखना है क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है। लास्ट सेंटेंस पे देखिए, आई डैश द बुक बाय माय फ्रेंड, और हमें इसको करना है पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हम करते हैं वाज या वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा करने के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई के साथ हम लगाएंगे वाज, फिर लिखेंगे बीइंग और गिव की जगह कर देंगे गिवन। आई वॉज बीइंग गिवन। बीइंग हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये पास्ट होने के साथ कॉन्टीन्यूअस भी है, और पैसिव वॉइस के वो जुमले जो कॉन्टीन्यूअस में होते हैं उसमें लाजमी बीइंग लिखा जाता है, क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, तो हम ING को ख़त्म करने के लिए बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज बीइंग गिवन द बुक बाय माई फ्रेंड।
यानी मेरे दोस्त की तरफ से मुझे किताब दी जा रही थी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।